जैसा कि वीडियो का थंबनेल और टाइटल है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एक्सपीरियंस के बारे में जो नवी मुंबई और मुंबई से पुणे की तरफ शिफ्ट होने वाले लोग महसूस करते हैं। जी हाँ, ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी मुंबई में रह रहे हैं और फ्यूचर में पुणे शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। मैं अभी मुंबई से पुणे आकर करीब 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने की। हो सकता है आपको कुछ ऐसी बातें भी जानने मिले जो आपको इंटरनेट पर कहीं और अवेलेबल ना हो। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए। मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में पुणे के बारे में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातों को हाईलाइट करने की। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी से असहमति हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है जिस शहर में आपने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा गुजारा हो, अचानक उस शहर को छोड़कर किसी नए शहर में नई ज़िंदगी बसाने पर कैसा लगता होगा? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मिक्स फीलिंग होती है। आपको डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है, एक्साइटमेंट भी होती है और खुशी भी होती है। समझ में नहीं आता। जब मैं मुंबई से पुणे आने का प्लान कर रहा था, तब मेरे दिल में भी हज़ारों सवाल थे। बहुत सी एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी थी कि आखिर पुणे शहर कैसा होगा, पुणे की लाइफ कैसी होगी। इसलिए मैं इंटरनेट के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर सिर्फ़ यही सर्च करता था कि हाउ इज़ द लाइफ इन पुणे सिटी। मैंने उन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का मेन कंटेंट। मैं मुंबई में करीब 30 साल से रह रहा था। मेरा जन्म वाशी के नवी मुंबई एरिया में हुआ था। मैंने वहाँ पर अपनी स्कूलिंग, अपना पहला जॉब, सब कुछ किया। मैं थाने से लेकर पनवेल के एरिया तक सब जगहों पर जा चुका हूँ। मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव मुंबई के अलग 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 एरिया जैसे कि कुर्ला, चेंबूर, मानकोट, कल्याण और नवी मुंबई के अलावा वेस्टर्न लाइन जैसे कि मीरा भयंदर रोड, चर्च गेट, अंधेरी, इन सब एरिया में भी मेरे कुछ रिलेटिव रह चुके हैं। तो मेरा मुंबई से अच्छा खासा कनेक्शन रह चुका है। प्रेजेंटली मैं पुणे के पिंपरी चिंचवड एरिया के अंडर भोसरी दिघी एरिया में रहता हूँ। मेरा जो जॉब है वो चाकन एरिया में है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो मेन रीज़न था मुंबई से पुणे आने का वो था जॉब चेंज। जी हाँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में करीब 5-6 साल से काम कर रहा था और मुझे मुंबई में जो सैलरी मिल रही थी वो मेरे सैटिस्फैक्शन लेवल तक नहीं थी। इसलिए मैं अल्टरनेट सर्च कर रहा था, तो मैंने पुणे की तरफ रुख किया और पुणे में बहुत सी कंपनियों में अप्लाई करने के बाद एक एमएनसी कंपनी में मुझे इंटरव्यू का चांस मिला। तो मैंने लकीली जैसे वहाँ पर इंटरव्यू दिया, पहले 2-3 राउंड अच्छे गए और मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया। तो मेरी जो सैलरी थी वो मुंबई के कंपैरिज़न में बहुत अच्छी थी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब पुणे की तरफ शिफ्ट होऊँगा और पुणे में जॉब करूँगा। दूसरा जो रीज़न था, जो मुझे मुंबई से पुणे की तरफ खींच के लाया, वो था मुंबई बहुत फ़ास्ट है। मुंबई कंटिन्यू 24/7 चलती रहती है, कभी थकती नहीं है। इसलिए मैं उस फ़ास्ट लाइफ़ से परेशान हो चुका था, जहाँ पर मुझे खुद के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता था। सुबह हुई, दिन निकलते थे, रात होती थी और फिर से नया दिन आता था। तो मैं इस फ़ास्ट रनिंग लाइफ़ से परेशान हो चुका था। मुझे थोड़ा शांति चाहिए थी। एक ऐसा एरिया जहाँ पर भीड़ कम हो, एक ऐसा एरिया जहाँ पर मन को थोड़ा शांति मिले। इसलिए मैं मुंबई के बाहर निकलना ही चाहता था। मुझे नज़दीक का एक सिटी जो पुणे था, वो नज़र आया और दूसरी बात, यहाँ पर मुझे जॉब अपॉर्च्युनिटी भी अच्छी दिखी, इसलिए मैं पुणे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। पुणे मैकेनिकल इंजीनियर खास करके प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए एक बहुत बड़ा हब है। हाँ, यहाँ पर आईटी का भी बहुत बड़ा हब है, लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो फ़िलहाल मैकेनिकल और मेरे डोमेन से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखा जाए तो पुणे में एमएनसी कंपनियाँ बहुत है। यहाँ पर टाटा का बहुत बड़ा प्लांट है, महिंद्रा का प्लांट है। उसके बाद मैकेनिकल के लिए फॉरेन एमएनसीज़ बहुत है, जर्मन की, चाइना की, कोरिया की, अ, बहुत सारी एमएनसी कंपनियां हैं। तो क्वालिटी प्रोडक्शन मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर जॉब भर भर के है, कोई कमी नहीं है। पुणे में सैलरी पार्ट भी बहुत अच्छा है। जब मैं मुंबई में काम कर रहा था तो मेरी जो सैलरी थी वो एवरेज 25 से 30 के आसपास ही थी और मैं जहाँ कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, मोस्टली मुझे 35 से 40,000 के आसपास ही सैलरी वाले लोग दिख रहे थे। मतलब एक एज या एक एक्सपीरियंस रेंज के बाद
हमें एक सैलरी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है जो हमारी फैमिली के साथ साथ हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल करे। मुंबई में पुणे के मुकाबले बहुत कॉम्पिटिशन है। देखा जाए तो मुंबई में गिनी-चुनी कंपनियाँ ही एमएनसी कंपनियाँ हैं जो बड़े लेवल पर है, जैसे कि एल&टी, दूसरे नंबर पर महिंद्रा, और फिर उसके बाद कोई कंपनियाँ बचती भी हैं तो उनके बहुत छोटे-छोटे प्लांट हैं। तो वहाँ पर मोस्टली रिक्वायरमेंट्स बहुत कम आती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मुंबई में कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो जाता है। मैं देखता था कि मैं कोई एक जॉब वैकेंसी पर अगर अप्लाई करता हूँ, तो उसी जॉब वैकेंसी के लिए 10-10 हज़ार एप्लीकेशन आते थे। तो उन 10,000 एप्लीकेशन में मेरा एप्लीकेशन कहीं दब ही जाता था। कभी-कभी तो मेरा एप्लीकेशन नोटिस भी नहीं किया जाता था। कई बार मैं रिस्पॉन्स का वेट करता था, लेकिन कई महीनों तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता था। अगर कभी रिस्पॉन्स आता भी तो किसी छोटी-मोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, तो जहाँ पर सैलरी की भी लिमिटेशन होती थी, वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते थे। जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं मुंबई से पुणे आने के लिए, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अभी भी पुणे में कॉम्पिटिशन मुंबई के मुकाबले बहुत कम है, और यहाँ पे जो भी आपको जॉब मिलेंगी वो एमआईडीसी एरिया में मिलेंगी, और मोस्टली पुणे की बहुत सी एमआईडीसी एरिया डेवलप हो रही हैं, जैसे कि वाघोली का एरिया, चाकन, तलेगाँव, पीरांगुट एरिया, ये सब एरिया जो है एमआईडीसी एरिया है और अभी अंडर डेवलपमेंट में है। तो यहाँ पर प्लॉटिंग बहुत अच्छे और सस्ते रेट में मिल सकते हैं। आप मुंबई में खुद का बंगला बनाने का सपना तो कभी पूरा कर पाओ नहीं कर पाओ पता नहीं, पर पुणे में आप अपना खुद का बंगला ज़रूर बना सकते हो। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप अगर अभी आते हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर टाइम होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो पुणे का मेजरली जो एरिया है वो आर्मी के अंडर आता है। आपको बहुत से एरिया ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरीके से खाली और वीरान है। हरियाली देखने को मिलती है, ठंडी हवा आती है। इसके साथ-साथ आपको आर्मी के बहुत सारे टैंकर्स, फाइटर प्लेन्स, आर्मी व्हीकल्स, यहाँ तक कि आर्मी वाले भी आपको सड़क पे नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं। इन्हें देखकर अपने आप में एक प्राउड फीलिंग होती है, सेफ फीलिंग होती है, पता नहीं क्यों, पर थोड़ा अच्छा लगता है। आर्मी वालों को अपने सराउंडिंग देखकर हमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है पुणे का वेदर। पुणे का वेदर मुंबई के मुकाबले बहुत बढ़िया है। यहाँ साल के 12 महीने बहुत अच्छा ठंडा मौसम रहता है। इनफैक्ट मैं जब मुंबई में जाने का प्लान करता हूँ, तो मैं फैमिली के साथ अगर जाने का देखता हूँ, तो मैं मोस्टली सोचता हूँ कि मैं ठंडी के मौसम में दिसंबर से लेकर फरवरी तक ही जाने का सोचता हूँ। इसके अलावा अगर कभी कोई काम लगता है, तो मैं खुद अकेले जाने का सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे उस मौसम में सर्वाइव नहीं कर पाते, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। गर्मी के मौसम में यहाँ तापमान मुंबई के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहता है। मैं मेरे फैमिली मेंबर्स की अगर बात करूँ, अगर मेरा फैमिली मेंबर्स कोई मुंबई से यहाँ आता है, थोड़े दिनों के विज़िट के लिए भी आता है, तो गर्मी के मौसम में भी उन्हें कंबल ओढ़कर सोने का मन करता है। अब मैं जब यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ, तो अब अगर मैं मुंबई जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पर टी-शर्ट पहनकर रहने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे इतनी गर्मी होने होने लगती है। मेरा जो अब शरीर है, वो पुणे के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल चुका है, तो मुझे पुणे के मुकाबले मुंबई में बहुत गर्म लगता है। उसके अलावा पुणे में मुंबई के मुकाबले बारिश बहुत कम होती है। जो रिमझिम बारिश हमें मुंबई में देखने को मिलती है, वही बारिश यहाँ पुणे में बड़ी बारिश मानी जाती है। जब भी मैं किसी को देखता हूँ, जो इस रिमझिम बारिश को देखकर डरता है, मुझे उस पर हँसी आती है। हँसना नहीं चाहिए, क्योंकि अलग-अलग आदमी का अलग-अलग सिटी के हिसाब से एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं सोचता हूँ, अगर इस रिमझिम बारिश को देखकर अगर कोई इंसान डर गया, तो उसका मुंबई में क्या हाल होता होगा? मुंबई में तो ऐसी बारिश को हम कुछ भी नहीं मानते। उल्टा बारिश रुक रुक गया है ऐसा कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पुणे मेजरली आर्मी ओन्ड एरिया है, तो यहाँ पर आपको हरियाली बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। जब आप पुणे की सड़कों पर टू व्हीलर ड्राइव कर रहे होंगे, तो हल्की-हल्की धूप के साथ आपको पेड़ों की छाँव, हल्की-हल्की हवा और जगह-जगह पर हरियाली देखने को मिलेगी, जो पुणे शहर की तरफ आपके दिल को अट्रैक्ट कर लेती है। यही हरियाली हमें मुंबई में नहीं देखने मिलती, क्योंकि मुंबई में ज़्यादातर एरिया बड़े-बड़े बिल्डिंगों से घिरा हुआ है, और नवी मुंबई का जो एरिया है, वो एक मेजर हाईवे के इर्द-गिर्द बसा हुआ है। यह हरियाली है जो पुणे को मुंबई से थोड़ा अलग बनाती है और सुंदर बनाती है। अगर आप गूगल सर्च भी करते हैं, तो आपको ये बात मालूम पड़ती है कि पुणे का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। मुंबई के मुकाबले एक्यूआई बहुत कम है, जबकि मुंबई एंड पुणे में सेम ही अमाउंट में कंपनियां हैं। अब बात करने वाला हूँ एक ऐसी टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा सेंसिटिव हो सकती है, लेकिन ये मैंने
पर्सनली महसूस किया जब मैं मुंबई में रह रहा था। दरअसल मुंबई के मैंने लोगों में ये चीज़ देखा है कि वो लड़कियों को घूरते रहते हैं। लड़कियों को पसंद आए चाहे नहीं आए, वहाँ के आदमी लड़कियों को कंटिन्यू घूरते रहते हैं। इनफैक्ट जब मैं शादीशुदा नहीं था, सिंगल था, मैंने कभी ये बात नोटिस नहीं किया था। लेकिन जब मैं शादी करके अपनी वाइफ़ के साथ कहीं घूमने जाता था, तो मैं देखता था कि पता नहीं क्यों बूढ़े जवान हर टाइप के लोग मेरी वाइफ़ को घूरते रहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वाइफ़ ने कुछ अलग तरीके के कपड़े पहने थे या कुछ अलग पहना होगा। मैंने ये बात मेरे दोस्त को शेयर किया। मेरे दोस्त ने मेरा मज़ाक उड़ाया। उसको लगा शायद मेरी वाइफ़ ने कुछ अलग तरीके का कपड़ा पहना होगा या अलग तरीके का बिहेव किया होगा। लेकिन जब उस दोस्त की शादी हुई, उसने भी वही चीज़ में महसूस किया जो मैं महसूस करता था। तो ये एक चीज़ है जो मुझे पुणे में नहीं दिखाई देती। यहाँ पर कोई भी इंसान आपकी लड़की को या आपकी गर्ल को इस तरीके से घूरता हुआ नहीं दिखाई देता, जैसा कि मुंबई में मुझे महसूस होता है। ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाने वाली चीज़ लगती है, लेकिन आप हर किसी से झगड़ा नहीं कर सकते और पुणे में आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखने मिलेगी। यहाँ पर गर्ल्स की सेफ्टी मुंबई के मुकाबले मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अब नेक्स्ट टॉपिक, पुणे में ज़्यादा करके लोग मराठी बोलते हैं। अगर आप किसी और स्टेट से आते हो और आप हिंदी में बात करते हो, तो आपको कोई बुरी नज़र से देखता नहीं, आपको कुछ उल्टा बोलता नहीं। लेकिन आप धीरे-धीरे उन लोगों में रहते-रहते अपने आप में ही थोड़ा-सा एम्बैरेसमेंट फ़ील करते हो, मतलब आउटसाइडर की तरह फ़ील करते हो, तो आप कोशिश करते हो कि लोगों से घुलने-मिलने के लिए आप मराठी बोलो। तो जब आप ज़्यादातर लोग जो मराठी बोलते हैं, उनके साथ अच्छे से घुलने-मिलने के लिए मराठी बोलना चालू करते हो और आपकी यहाँ पे मराठी अच्छी हो जाती है। लेकिन यही अगर आप मुंबई में रहते हो, तो आपको मराठी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर ज़्यादातर लोग आउटसाइडर ही हैं, तो वहाँ पर लोग हिंदी में ही बात करते हैं। अगर कोई महाराष्ट्रियन भी अगर आपसे दोस्ती करना चाहता है, तो वो आपके कम्फ़र्ट के लिए हिंदी में आपसे बात करता है। जो चीज़ पुणे में आप नहीं करते, आप उल्टा पुणे में उनसे घुलने-मिलने के लिए आप खुद को एडजस्ट करते हो। यही चीज़ मेरे साथ हुई। जब मैं मुंबई में रह रहा था, तो मैंने 30 साल में कभी मराठी बोलने की कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं लगी। मैं जहाँ कहीं भी आता था, मैं हिंदी ही बात करता था और जब मैं पुणे शिफ्ट हुआ, तो मैंने बहुत से लोगों से हिंदी में बात करने की कोशिश की। लेकिन अब उनकी मातृभाषा मराठी है, तो वो मुझसे मराठी में बात करते थे। अब अगर कोई आपसे मराठी में बात करेगा और आप इनसे उससे हिंदी में बोलोगे, आपको खुद ही एक लो फीलिंग होती है। तो आप उनसे कंफर्टेबल या उनसे घुलने-मिलने के लिए मराठी में बात करना चालू करोगे, उनकी भाषा में बात करना चालू करोगे। तो इससे मेरी मराठी बहुत अच्छी हो गई। अब बात करते हैं पुणे के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पुणे का जो पहला नेगेटिव पॉइंट है, वो है ट्रैफ़िक। यहाँ पर मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ओनली रोड। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं, वो रोड पर ही दिखाई देती हैं। यहाँ पर रेल रूट नहीं है। सिर्फ़ एक ही मेजर रेल रूट है, जो पुणे मेन स्टेशन से लेकर के लोनावला स्टेशन तक है। उसके अलावा आपको जगह-जगहों पर सिर्फ़ रोड से ही कनेक्टिविटी है। आप कहीं भी जाना चाहो, तो आपको रोड ही यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए होता क्या है कि छोटी-छोटी जो गलियाँ जिनको मेन रोड के लिए डेवलप ही नहीं किया गया था, उससे सर्विस रोड या फिर पर्सनल रोड के लिए बनाया गया था, उनको भी लोग हाईवे की तरह यूज़ करते हैं। मैं देखता हूँ मेरी जो कॉलोनी है, उसके बाजू वाली कॉलोनी से बड़ी-बड़ी बसेस, ट्रक, टेम्पो, यहाँ तक कि ट्रेलर्स भी जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि पुणे को इतनी बड़ी आबादी के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। पुणे में अचानक कोरोना के बाद ज़्यादा ही जनसंख्या बढ़ने लगी, जिसकी वजह से अब छोटी-छोटी सड़कों पर भी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है, आप फ्रस्ट्रेशन में आते हो। ज़्यादा करके लोग यहाँ पर टू व्हीलर से ही ड्राइव करते हैं, फिर भी जहाँ तक देखा जाए आधे-आधे घंटे का रास्ता कभी-कभी 2-2 3-3 घंटे का हो जाता है। वहीं मुंबई में आपको लोकल ट्रेन की सर्विस अवेलेबल है। पूरी की पूरी मुंबई ही लोकल ट्रेन से कनेक्टेड है। आपको अगर आपके पास कोई पर्सनल कोई व्हीकल नहीं है, तो भी आप मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़े आराम से जा सकते हो, क्योंकि आपको लोकल कनेक्टिविटी मिल जाती है, वो भी मुंबई लोकल के थ्रू और वो भी बहुत कम ही दाम में ₹5 से लेकर मैक्सिमम ₹30 तक की टिकट है। दूसरी जो नेगेटिव बात पुणे की है, वो है पुणे के लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा है, एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं, वो पुणे के नज़दीक के एरिया, जैसे कुछ लोग जलगाँव से आए, कुछ लोग बीड़ से आए, नांदेड़ से आए, लातूर से आए, कुछ सातारा सांगली से आए। ये सब एरिया से लोग आ कर के पुणे में बस चुके हैं। कई लोग यहाँ पर 30-30 साल, 40 साल से रह रहे हैं, उनका अच्छा खासा बैकअप है। उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो
उनके मन में बहुत ईगो भर गया है। अगर आप कभी उनके खिलाफ या कभी उनके थिंकिंग के खिलाफ अगर आप चले जाते हैं तो उन्हें बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। उस छोटी सी बात की वजह से उनका ईगो हर्ट हो जाता है और आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। मैंने पुणे में लोगों को छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते देखा है। यहाँ तक कि कई बार सीरियस मारा पीटी हो जाती है और खून खराबा हो जाता है। और ये सारी घटनाएं आपको न्यूज़ में आए दिन देखने को मिलती हैं। इसीलिए लोग पुणे आने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुणे के लोकल लोग बिना मतलब की मारकाट करते हैं। पुणे में लोकल लोगों में जितना ईगो नहीं है, उससे ज़्यादा ईगो इन बाहर से आए हुए बसे हुए लोगों के अंदर है। तीसरी जो नेगेटिव बात है पुणे की, वो है यहाँ पर लोकल लोगों को ड्राइविंग का सेंस ही नहीं है। लोग रोड पे कैसी भी गाड़ी चलाते हैं। टू व्हीलर वाले तो कभी हेलमेट पहनते ही नहीं है। फैंसी कैप पहन लेंगे, गॉगल पहन लेंगे, लेकिन हेलमेट कभी नहीं पहनेंगे। और गाड़ी तो ऐसे चलाते हैं जैसे कि रोड उन्हीं की गाड़ी के लिए डिज़ाइन की गई हो। अगर यही तरीका वो मुंबई में दिखा रहे होते तो उनकी गाड़ी तो जब्त होती ही थी, उन्हें अच्छा खासा फाइन भी लगता। लेकिन अब उनका नसीब, वो पुणे में रहते हैं। पुणे में आरटीओ का कानून इतना सख्त नहीं है, इसीलिए जो लोकल एरिया में जो छपरी घूमते हैं, वो इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि वो अपनी गाड़ी को, अपनी जान तो ठीक, दूसरे की जान को भी नहीं देखते हैं। मैं एक किस्सा बताता हूँ। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैं मेन रोड से गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। अब जब भी कोई गाड़ी मेन रोड से जा रही होती है, उसकी नॉर्मल स्पीड होती है 30, 40, 50 या उसके ऊपर। और जब भी कोई गाड़ी साइड रोड से मेन रोड पर आती है तो उसकी स्पीड स्लो होती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैंने मुंबई में देखा है, पुणे में ये कभी देखने को नहीं मिला है। जब भी कोई साइड रोड से गाड़ी मेन रोड पर डालता है तो इतनी स्पीड से डालता है कि उसको लगता है कि जैसे कि वो रोड मेरी ही है, मेरे लिए बनाई गई है, मैं जैसा चाहूँ वैसा डालूँ। अगर तुम्हें तकलीफ है तो तुम स्लो करो। एक ऐसा टाइम था जब मैं मेरी वाइफ के साथ मेन रोड से जा रहा था। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और सामने से एक थार वाला बड़ी स्पीड से आया। और जैसे ही वो साइड रोड से मेन रोड पर गाड़ी डालने लगा, मुझे लगा वो स्लो करेगा। लेकिन उसने 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लिया ये सोचने का कि वो हमारी गाड़ी को हिट कर सकता है या कुछ हो सकता है। उसने इतनी तेज़ी से गाड़ी अंदर डाली कि मुझे अर्जेंट ब्रेक मारना पड़ा। सोचिए, अगर मेरी गाड़ी थोड़ी-सी भी स्लिप हो जाती तो उस समय क्या हो सकता था? मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और मैं, पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी मेरी होती थी, क्योंकि वो थार वाला था। वो थार वाला तो स्पीड में भाग चुका था। लेकिन अच्छा हुआ, मेरा गाड़ी ने मेरा साथ दिया और उस वक़्त मेरी गाड़ी वहाँ पर रुक गई। ये पुणे में आपको नॉर्मली कई जगहों पे देखने मिलेंगे। अगर आप पहली बार मुंबई से पुणे आते हो तो आपको रोड सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, कुछ सालों तक के लिए। उसके बाद आपको आदत पड़ ही जाएगी। अब बात करता हूँ स्ट्रीट फूड के बारे में। मुंबई और पुणे का स्ट्रीट फूड लगभग सेम ही है, लेकिन मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मुंबई में स्ट्रीट फूड ज़्यादा अवेलेबल है। मुंबई में मैंने कई जगहों पर फ्रैंकी की अलग-अलग वैराइटीज़ देखी है, जिसे पुणे में रोल कहते हैं। मुंबई में रोल वगैरह बहुत आसानी से हर जगह पे आपको मिल जाएगा, हर स्टेशन पे मिल जाएगा। लेकिन पुणे में कुछ गिनी-चुनी जगहों पर ही वो रोल वगैरह मिलते हैं, जो और उनका प्राइस भी इतना ज़्यादा होता है, जो मुंबई के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महँगा होता है। दूसरी बात, पुणे में मुझे इडली वाले भैया जो हाथ पे पॉम-पॉम लेके घूमते रहते हैं, वो यहाँ देखने को मिलते नहीं हैं। मुंबई में हमें जगह-जगह हर एक स्टेशन पर भेल वाले दिखते हैं, भेल वाले भाई साहब दिखते हैं, जो मुझे पुणे में आज तक दिखाई नहीं दिए। उसके साथ-साथ मैंने हर एक स्टेशन पर जो सोडा का फ्लेवर वाला स्पेशल वाटर होता है ना, जो जूस अलग-अलग फ्लेवर में मिलता है, वो मैंने पुणे में आज तक कभी देखा ही नहीं। मैं बहुत एरिया में गया हूँ, लेकिन मुझे पुणे में वो सोडा फ्लेवर वाला जूस कहीं नहीं मिला। इसलिए मुझे लगता है कि पुणे के कंपैरिज़न में मुंबई में ज़्यादा फूड वैरायटी अवेलेबल है। बाकी शॉपिंग के लिए तो भाई लिए पुणे के लोग भी कई बार मुंबई जाते हैं। मुंबई में जितना सस्ता कपड़ा मिलता है, जितना सस्ता सामान मिलता है, ज्वेलरी वगैरह, कपड़े वगैरह, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, वो सब पुणे में तो उतना सस्ता नहीं मिलता। आपको भी पता है, उल्लासनगर, कुर्ला, मस्जिद बंदर, इन सब जगहों पे, यहाँ तक कि चोर बाज़ार में भी आपको बढ़िया-बढ़िया सामान बहुत सस्ते में मिल जाएगा, जो पुणे में आपको देखने नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ। अगर आपको कुछ वीडियो में किसी बात से बुरा लगा हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे भी एक्सपीरियंस करूँ और उसके ऊपर भी कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूँ।